नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए एपिसोड में। और आज का हमारा टॉपिक है बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन। तो दोस्तों, आपने सारा घटनाक्रम तो अभी तक जान लिया होगा, सोशल मीडिया के द्वारा और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि राजनीति बंगाल की किस ओर जा रही है और वहाँ का जो अभी का जो वातावरण, जो सामाजिक वातावरण है, जो वो कैसा है, लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा टच बेस करेंगे। सो दोस्तों, 4 तारीख को बंगाल इलेक्शन और बाकी 4 राज्यों के नतीजे सामने आ गए और बीजेपी एक बहुत ही अद्वितीय और भारी बहुमत से जीत दर्ज की और बंगाल की जनता का जो मैंडेट है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखा और एक भारी बहुमत की तरफ भारी बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाई बंगाल की जनता ने। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे हमारे पहले वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो उसमें मैंने पहले भी बोला था कि ममता बनर्जी हो सकता है कि रेजिग्नेशन देने से मना कर दे, और ये संभावना कुछ और लोगों ने जताई थी और हमने भी यही बोला था कि भाई शायद ममता बनर्जी रेजिग्नेशन ना दें अपनी हार के बावजूद, और वैसा ही सीन आज क्रिएट हो गया है। ममता बनर्जी ने रिजाइन देने से मना कर दिया और बोली कि मैं तो जीती हूँ, मैं तो हारी नहीं हूँ, तो मैं हारी हूँ दिखाओ कहाँ है सबूत। तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन एक ये संवैधानिक खतरा ज़रूर कहेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कि जो कंजरवाल है दिल्ली का, उसने भी पीछे जब जेल चला गया था तो मना कर दिया था। उसने भी 6 महीने रेजिग्नेशन नहीं दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने दखल करके और फिर उसका रेजिग्नेशन दिलवाया गया था। सो दोस्तों, जैसा कि संविधान में ये सब की प्रावधान तो है कि भाई उस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा। वैसे तो जो जानकार हैं वो यही कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो जब से सरकार बनती है तब से लेके 5 साल का कार्यकाल है, तो जैसे ही आप लेट्स से 5 मई से लेके और 5 मई 2026 से लेके 5 मई 2031 तक जो सरकार बनेगी उसका कार्यकाल रहेगा। तो 5 मई 2031 जैसे ही 6 मई होगी 2031 में, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ही उसकी जो मान्यता है सरकार की, वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाती है। वो जो सदन है या जो राज्यसभा जो वहाँ बनती है वो ऑटोमेटिक ही बर्खास्त हो जाती है और उसी के चलते फिर राज्यपाल जो है नई सरकार को, जो निर्वाचित सरकार है या निर्वाचित जो लोग हैं उनको वो इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, और फिर सरकार जो पार्टियां हैं वो अपनी दावेदारी पेश करती हैं सरकार बनाने के लिए, और सरकार राज्यपाल उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण और समारोह सब हो जाता है और उसके बाद सरकार पावर में आ जाती है। तो ये तो एक छोटी सी प्रक्रिया बता दी हमने आपको कि ऐसा है। तो इस चीज़ से कोई घबराने की जरूरत तो है नहीं कि भाई ममता बनर्जी मैं नहीं दूंगी रिजाइन, तो उससे ये हो जाएगा कि भाई वो हम मुख्यमंत्री बनी रहेगी या नई सरकार को कोई संकट पैदा होगा। उससे ऐसा कुछ पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है ये भविष्य को लेकर संवैधानिक रूप से एक
चिंता की बात जरूर जाहिर करती है कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और ये हमारे एक जो संवैधानिक जो पद हैं उसको लेकर सवाल उठाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि जो रिजाइन देना है किसी भी पद से, सरकारी पद से, तो ये एक लाइक औपचारिकता भर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लेकिन दोस्तों ये चीज़ सब आ क्यों रही है कि देखो जो जितना भी लेफ्ट है, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ममता बनर्जी में, उसने बोला था कि मैंने टेडी नाग से भी बात की है, मैंने गंदगी गांधी से भी बात की है, और जो वो अनपढ़ है बिहार का उससे भी बात की है, और बाकी भी और लोग गिनवा दिए, जो डॉल्फिन का बाप है महाराष्ट्र का उससे भी बात की, और जो नचनिया है पोली की नचनिया भी मेरे साथ है। तो मतलब ये पूरा कोठे का इंतजाम इन्होंने कर लिया है और बोल रही है कि पूरा जो इंडी गठबंधन है वो मेरे साथ है और मैं रिजाइन नहीं दूंगी और सब लोग से मेरी बात हो गई है। तो अब उससे कोई पूछे कि भाई अगर वो बोल दें कि तू रिजाइन नहीं दे और तू रिजाइन नहीं देगी तो तेरे हिसाब से देश चल जाएगा या उनके हिसाब से देश चल जाएगा? वैसे तो बात सही भी है दोस्तों, जब 90 सीट लाके राहुल गांधी अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर सकते हैं और कहते हैं कि मोदी की 230 234 सीटें आई थी, 242 सीटें, और मोदी को बोलते हैं कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई 90 सीट पे है ना हंसने वाली बात। तो दोस्तों अभी ऐसे मतलब हंसी आप रोक के रखिए, ऐसे तो अभी ना प्रकरण बहुत सारे सामने आने वाले हैं। और एक चीज इससे एक्चुअल में जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है दोस्तों कि ममता बनर्जी बहुत डरी हुई हैं। उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी बहुत डरी हुई हैं। उन्होंने जब अमित शाह को चुनौती दी थी और उनके बाप तक को बोला था कि अमित शाह के अगर बाप में भी दम है तो वो 4 तारीख के बाद बंगाल में रह के दिखाए, ऐसा उन्होंने तो बोला था अपने मंच से जब वो रैली कर रहे थे। तो हमने उसी दिन बोला था कि ये बोल के ही अभिषेक बनर्जी ने गलती कर दी। हो सकता है अगर ये सब कुछ ना बोलते, थोड़ा इज्जत से पेश आते तो बाद में थोड़ी सी नरमी बरती जाती और उसका थोड़ा बहुत उनको फायदा मिल जाता। लेकिन अब तो दोस्तों की बाप की बात है तो अमित शाह के दिमाग में एकदम से जरूर आएगा जैसे उसकी शक्ल आएगी, और फिर जो प्रहार होगा ना वो प्रचंड होगा, और प्रचंड प्रहार की तैयारी बीजेपी ने ऑलमोस्ट कर दी है दोस्तों। सूत्रों से खबर है कि 200 से ज़्यादा जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े बड़े लेवल के अधिकारी हैं, हाई लेवल के अधिकारी, ए कैटेगरी के अधिकारी, वो 200 से 250 इंडिगो की फ्लाइट में बैठकर कलकत्ता पहुंच चुके हैं और वो अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा चुके हैं। और उसके साथ साथ जितना भी सेंट्रल सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है राज्यसभा का या जो पश्चिम बंगाल का, उसको सीआरपीएफ द्वारा पूरी घेराबंदी करके रखी हुई है, पूरी नाकेबंदी कर दी है। कोई भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कोई बिल्कुल भी जाने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। और दूसरी बात, जो डीएसपी है वहाँ का एक सिन्हा करके है, उसको भी ईडी ने दबोच लिया है दोस्तों। उस पर बहुत संगीन इंतजाम है और बताया जा रहा है कि वो ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का खासम खास था और मनी लॉन्ड्रिंग में वो ही मेन करता धरता था। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती थी वो ही सारा संचालन पुलिस के द्वारा करवाता था। सो दोस्तों बड़े बड़े मुर्गों की गर्दन दबोची जा रही है। अब ये तो हो गई अमित शाह और केंद्रीय जो शक्तियां हैं उसकी तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये तो बात हो गई उसकी। अब हम बात करते हैं कि लोकल जो है वहाँ के जो नागरिक हैं बेचारे, जो इस नर्क से बाहर निकल के एक बड़ी ही सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और वो अनुभूति जो है, वो जो हिम्मत जो उनको आई है, जो हिम्मत ये सरकार बदलने से उनको आई है, जो ये सिस्टम ध्वस्त हुआ है उसकी वजह से आई है, अब वो सड़कों पे दिखने लग गई है। कलकत्ता में 15 साल से बंद पड़ा हुआ एक दुर्गा मंदिर को कल खोल दिया गया लोगों के द्वारा, जबकि हालांकि जो अग्निमित्रा पॉल हैं वो उस जगह से एमएलए चुनी गई हैं और एक और भी एमएलए चुनी गई हैं। तो उन दोनों ने वादा भी किया था कि हम मंदिर खोलेंगे, लेकिन उनके जाने से पहले, कुछ करने से पहले ही लोगों ने जाके ताला तोड़ दिया और उसको मंदिर को खोल दिया और अब उसी दिन से वहाँ पे पूजा पाठ चालू है दोस्तों।
वो मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर पड़ता है और उसको 2015 के बाद मुस्लिमों ने ये कह के बंद करवा दिया था कि इससे हमारा जो सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द है, उसको वो बिगड़ता है, तो यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होगी। इवन दो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके भी जो विपक्ष है, बीजेपी थी उसमें, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके भी गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार को निर्देश दिए कि इस मंदिर को खोला जाए। लेकिन फिर भी इस निर्दयी सरकार ने, ड्रैकुली ने, जो एक खून पीने वाली जो ड्रैकुली है, इसने मतलब जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे लेते हुए या उसको अपनी प्राथमिकता देते हुए ये कहकर बोल दिया कि इस मंदिर के खुलने से, पूजा पाठ होने से यहाँ पे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का इसका मतलब तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आदेश है भाई, वो दैट इज द सुप्रीम, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब अगर सुप्रीम सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो ये सामाजिक सौहार्द सही करने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन की होती है और उससे पहले वो सरकार की होती है, मुख्यमंत्री की होती है। ये खाली ये कहने से, ये पल्ला झाड़ने से काम नहीं हो जाता है कि भाई यहाँ पे हमारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा तो हम ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप यही समझ सकते हैं कि किस लेवल तक, किस स्तर तक लोगों को वहाँ दबाया गया, लोगों की वहाँ भावनाओं से खेला गया, उनके धर्म से खेला गया है, उनकी जो पहचान है उसको मिटाने का प्रयास किया गया। और पहचान तो दोस्तों मिटाई ही जा रही थी। उसके साथ चलते चलते एक ब्रिज जिसका नाम कुछ मिर्जा कुछ करके था, मुस्लिम नाम था, उस पर भी लोगों ने जाके वो वहाँ पे जो नया एक नाम प्रस्तावित करके कुछ बोस करके, कुछ आई थिंक सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखने के लिए उसको बोल दिया और उस पर उन्होंने अपना वो लगा दिया पर्दा, नेम जो है नाम का पर्दा छपा के उसके ऊपर टांग दिया ऊपर। और अब उसके भी नाम बदलने की तैयारी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी जैसे ही सरकार का गठन होता है। तो दोस्तों नाम तो बहुत बदले जाएंगे और ऐसे भी नाम बदले जाएंगे कि जिन लोगों के नाम अभी जो हैं वो आने वाले समय में अपने नाम भूल जाएंगे कि मेरा कभी ये नाम हुआ करता था, क्योंकि एक्शन इस लेवल का होने वाला है। और चौंकाने वाली बात जो दोस्तों और सामने आई है कि जैसा कि वैसे तो मोदी जी जो है, मोदी जो बीच भारतीय जनता पार्टी है वो चौंकाने में बहुत माहिर है, लेकिन जो ये गवर्नमेंट अभी जो इसमें इलेक्शन में गई थी तो इसमें कम से कम भी 30 से 35 मतलब महिलाओं को इन्होंने वोट टिकट दिया था। और उसमें से भी 3 तो चेहरे ऐसे हैं कि जो मतलब कांग्रेस और ये लेफ्ट पार्टियों से कभी आप सोच नहीं सकते, जो 5-5 करोड़, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, केजरीवाल ने 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ में राज्यसभा की सीटें और एमएलए की सीटें बेची हैं, एमपी की सीटें बेची हैं। ठीक, तो आप बताइए कि बीजेपी ने जो संदेश खाली जो रेप पीड़िता थी उसको टिकट दी, वो जीती, करीब करीब उसने टीएमसी के बंदे को हराया 5 से 6 हज़ार सीटों के अंतर से। जो आरजी कर की जो लड़की थी जिसके साथ रेप किया गया था, उसके बाद में हत्या कर दी थी, उसकी माँ को टिकट दी, उसकी माँ जीती है 20,000 से ज़्यादा टिकटों से। और एक और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का वो बनी हुई है महिला, वो मतलब वो घरों में जा जाके वो बर्तन और सफाई का काम करती थी महिला, और उसको टिकट दिया बीजेपी ने। हालांकि 2021 में भी चुनाव वो लड़ी थी, लेकिन उसके बाद तब वो हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। और निहायत आप समझ सकते हो कि जो 2,500 रुपये महीना कमाने वाली महिला और परिवार पूरा गरीबी में बसर करने वाला, जिसकी जो कुल जो संपत्ति है 1,84,000, 1,14,000 ऐसे कुछ, मतलब 2 लाख से कम की संपत्ति है जिसके पास, वो महिला आज एमएलए बन गई है, जो घरों में जाके चूल्हे और ये बर्तन साफ करने का काम करती है। सो दोस्तों ये चीज़ें एक बहुत ही नया जागरण लेके आ रही है समाज में, और इसमें जागरूकता भी हो रही है और हमारा हिंदू भी जाग रहा है। और इसमें जो भी ये श्रेय जाता है ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी जी को जाता है। मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले भी जितने भी नेता आए थे,
अटल बिहारी वाजपेयी जी लगा लीजिए, आडवाणी जी लगा लीजिए, उस समय तक भी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी ना वो मतलब कह सकते हैं कि जो उतना ग्राउंड टू अर्थ पार्टी का जो सोच था या विचार था उतना नहीं था जितना कि आज है, जितने ग्राउंड टू अर्थ जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज रहते हैं उस समय पे नहीं था। और इस सब को करने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। मोदी जी ने पूरी अपने संगठन को पूरा सुधार दिया। और दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने ही उदाहरण मिलते हैं। अभी जब दिल्ली के मुख्यालय पे, बीजेपी मुख्यालय पे जब मोदी जी भाषण देने पहुंचे, तब भी आप देखो, जब जो बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने उनको माला पहनाना चाहिए, उसी समय वो माला उन्होंने ना पहनकर उल्टी उन्हीं को पहना दी और पीछे पीठ भी थपथपाई। तो मतलब उन्होंने ये साफ संदेश दिया है कि बॉस इज बॉस, चाहे मैं हूं या कोई भी है। और ये बात वो बोल चुके हैं कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस है। राइट दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए एक और छोटी सी हम घटना का यहाँ जिक्र जरूर करना चाहेंगे। जैसे ही जीत की जो खबर है पूरी दुनिया में पहुंची, उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज की डेट में मोदी का और भारत का कट्टर दुश्मन बना हुआ है, भले ही चाहे ऊपर से या ट्वीट करके वो कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई तो यही है, उसने भी मोदी जी को जीत की बधाई दी। और ये बहुत ही आश्चर्यचकित है, ये एक अनयूजुअल है, ये प्राय होता नहीं है ऐसा कि किसी असेंबली इलेक्शन के लिए, लोकल इलेक्शन के लिए एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को बधाई दे, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें मुझे कहीं तक ऐसा लगता है कि या तो उनका कोई बहुत ही बड़ा एजेंडा ध्वस्त हो गया है और वो एक अब नई पारी खेलने के चक्कर में है, तो अब बस उनको मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि ठीक है बेटा, अब तो तू बच गया है, लेकिन अगले वार से नहीं बच पाएगा। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो करेक्टर है, उनका करेक्टर एक बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो वो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो बंदा बधाई किस लिहाज से दे रहा है, उसको सही तरीके से लिया भी जाना चाहिए या नहीं है, ये उन्होंने खुद ने ही सिद्ध किया है अपने बयान देकर और अपना जो भी है एक्ट करके। ठीक है। और उसके साथ दोस्तों अभी पीछे एक बार ना, अभी टीवी पे कुछ ज्योतिष जो ना वो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा में ये इलेक्शन आने से पहले, वोटिंग होने से पहले, उन्होंने एक ज्योतिष है, मैं नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन्होंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि मई 31 से पहले किसी बड़े राजनेता की हत्या हो सकती है। तो दोस्तों ये जो ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कुछ अनहोनी की तरफ भी इशारा कर सकता है। ठीक है, भारत में या भारत के बाहर, भारत में तो ना ही हो तो ही बहुत अच्छा है, तो देश के लिए भी अच्छा है हमारे। और मुझे लगता है कि कोई कुछ ना कुछ जो विरोधी ताकतें हैं और जो लेफ्ट पार्टियां हैं भारत के अंदर भी, वो अब मोदी जी की कट्टर दुश्मन हो गई हैं, क्योंकि बंगाल इलेक्शन ने, बंगाल के नतीजों ने, जो पार्टियां हैं टेढ़ी नाक, वो अनपढ़ बिहार का, और बाकी डॉल्फिन का बाप, और ये ड्रैकुली जो है पश्चिम बंगाल की, इन लोगों की जितनी भी संभावना थी या जितनी भी इनको थोड़ी बहुत आस बची थी भविष्य में सत्ता में आने की, वो सब आशंकाओं पे या आशाओं पे पूर्ण विराम लगा दिया है ये पंजाब इलेक्शन ने। और इसके जो प्रभाव होंगे ना दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ, इसके जो प्रभाव होंगे बहुत दूरगामी होंगे, और जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होंगे इसके प्रभाव वहां तक झलकेंगे, क्योंकि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे, और हिंदू कहीं तक जाग चुका है। बंगाल में तो 100% जाग चुका है। 70% से ज़्यादा जो हिंदुस्तान का, जो बांग्लादेश का जो हिंदू है वो जाग चुका है। भारत का हिंदू है वो अभी भी 45-47% ही जागा है, क्योंकि इतनी ही वोट प्रतिशत भारतीय जनता को मिलती हैं, और उसमें से भी 40% ही हिंदू थे, 5-7% और लगा लो तो 38-37% के करीब हिंदू जागा है। तो हिंदू को और जागने की जरूरत है, करीब डबल, दुगना, यानी कि 90 से 95% हिंदू जब तक भारतीय जनता जैसी नेशनलिस्ट और हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी को बिना किसी शर्त के, बिना किसी सोचे समझे एक मुश्त वोटिंग नहीं करेगा, तब तक हिंदू का जन जागरण पूर्ण रूप से नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसी नोट के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।